जय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस नामा में। साथियों, आज से हम खास करके वनडे एग्जाम के लिए, जैसे बीपीएससी प्री एग्जाम हो गया, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस या अन्य राज्यों के वनडे एग्जाम से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा इतिहास से शुरुआत करेंगे और शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें। हम सेक्शन वाइज, हर एक चैप्टर वाइज और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। तो हम चले, आइए देखते हैं कि इतिहास क्या है। सबसे पहले जानेंगे इतिहास। इतिहास क्या है? हम ऐसे कहेंगे कि इतिहास जो है कि जो प्राचीन समय है उसकी संस्कृति सभ्यता को जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरह से क्या लिख सकते हैं कि प्राचीन प्राचीन संस्कृति सभ्यता का वर्णन या जानना, उसको इतिहास कहेंगे। या दूसरी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन यानी कि प्राचीन संस्कृति सभ्यता का जानना या वर्णन करना, या फिर वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब आइए, इतिहास की जो उत्पत्ति होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री की हिस्ट्री की जो उत्पत्ति है, एक सेकंड, हिस्ट्री की उत्पत्ति जो होता है वो कहां से होता है? तो हिस्ट्री की उत्पत्ति जो होता है वो होता है हिस्ट्रिया नामक यूनानी शब्द से। हिस्ट्रिया नामक, हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से। किस शब्द से साथियों? यूनानी शब्द से। अब देखिए, ये हिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ है वो हिस्ट्रिया नामक यूनानी शब्द से हुआ है, यानी कि यह यूनान के शब्द से हुआ है। अब देखिए आगे, हिस्ट्री जो है सो इसको देखते हैं। आखिर हिस्ट्री शब्द जो है सो यूनानी शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। किस शब्द का? यह हिस्ट्रिया शब्द का होता है अर्थ जानना या ज्ञात होना। ज्ञात होना, इतना जान गए। अब जो है इस शब्द का वर्णन सबसे पहले, कौन शब्द का? हिस्टोरिया शब्द का वर्णन सबसे पहले हेरोडोटस करते हैं।
हिस्टीरिया शब्द का वर्णन सबसे पहले कौन करते हैं? हेरोडोटस करते हैं। इस शब्द का जो वर्णन है वो कौन करते हैं? तो हेरोडोटस। यानी कि हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एक ग्रंथ है। हिस्टोरिका के लेखक जो है वो कौन है? तो हेरोडोटस है। कौन है साथियों? हेरोडोटस। हेरोडोटस है। और इसी हिस्टोरिका किताब में जो है सो हिस्टीरिया शब्द का वर्णन किया गया, इसी बुक में है। इसी किताब में क्या है? हिस्टीरिया शब्द है। हिस्टोरिका में हिस्टीरिया शब्द का वर्णन है। हिस्टोरिया शब्द का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के जो लेखक है वो है हेरोडोटस है। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि ये जो वर्णन किया है तो इतिहास जो विषय है, अब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को एक पृथक विषय के रूप में, इतिहास को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? तो जाता है हेरोडोटस को। इतिहास को एक पृथक विषय के रूप में, किसके रूप में? एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है हेरोडोटस को। किसको जाता है? हेरोडोटस को जाता है। हेरोडोटस ने क्या किया है? इतिहास को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है। इसी कारण हेरोडोटस को, इसी कारण क्या किया गया? हेरोडोटस को, हेरोडोटस को कहेंगे इसी कारण हेरोडोटस को, इसको हेरोडोटस को इतिहास की पिता की संज्ञा दिया। इतिहास की पिता की संज्ञा दिया। किसने दिया जी? ये भी जान लीजिए। अगर कोई पूछेगा किसने दिया, किसने यहां पर लिख लीजिए और उसके बाद इसका आंसर होगा, उस व्यक्ति का नाम है सिसरो। क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है सिसरो। सिसरो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उस व्यक्ति का क्या नाम है? सिसरो नाम है। कि एक विषय के रूप में स्थापित किया और इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या है इसको देखते हैं। आगे जो है सो इतिहास का, अब कहेंगे इतिहास तो इतना जान लिए, लेकिन इतिहास में जो है सो अब भारत में जब आते हैं तो भारत में इतिहास शब्द का पहला वर्णन जो है सो कहां मिलता है? इतिहास शब्द का पहला वर्णन ये मिलेगा कहां साथियों? ये मिलता है अर्थशास्त्र में।
कहाँ मिलेगा? तो अर्थशास्त्र में, यानी कि भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द का पहला वर्णन जो मिलता है वो कहां मिलता है साथियों? तो ये मिलता है अर्थशास्त्र में। कहां मिलेगा? अर्थशास्त्र में। अब कहेंगे यह अर्थशास्त्र कौन है जी? ये वही अर्थशास्त्र हैं जिसके लेखक कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, यही चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, वही ये कौटिल्य है। ठीक है, तो इतिहास शब्द का पहला वर्णन कहां मिलता है साथियों? ये मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके बाद आता है, पढ़े होंगे एक और जो है छंदोग्योपनिषद, वहां भी इतिहास का वर्णन है। छंदोग्योपनिषद, छंदोग उपनिषद। उपनिषद का अर्थ जो होता है वो होता है समीप बैठना। ठीक है, तो छंदोग उपनिषद में इतिहास को, छंदोग उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। अब आइए, पंचम वेद कहां कहा जाता है? छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद से संबंधित एक और आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं। पूछेगा सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद, तो क्या हो जाएगा? छंदोग उपनिषद। ये जो है सो सबसे पुराना उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है सबसे पुराना? छंदोग उपनिषद। और आप देखिए आगे जो छंदोग उपनिषद है, उसके बाद अब देखते हैं, इतना चीज आप पढ़ चुके हैं। अब आइए, ये इतिहास के बारे में है। तो सबसे पहले आइए अब देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में, इतिहास के बारे में। ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़े हैं कि इतिहास, कि आखिर इतिहास जो है क्या है। तो इतिहास प्राचीन संस्कृति सभ्यताओं का वर्णन है। उसके बाद वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उसके बाद क्या है, कहता है इतिहास जो है हिस्ट्री की उत्पत्ति जो है सो हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। क्या अर्थ होता है? जानना या ज्ञात होना, इसका अर्थ होता है। अब आइए आगे देखें, क्या आगे हम पढ़े हैं कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस, जिसमें हिस्टोरिया शब्द का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब है इतिहास को एक पृथक विषय के रूप में हेरोडोटस स्थापित करता है, जिस कारण सिसरो ने उसको क्या किया है? इतिहास का पिता कहा है। सिसरो ने उसको इतिहास का पिता कहा है। कोई पूछेगा कि इतिहास के पिता की संज्ञा हेरोडोटस को किसने दिया? तो ये दिया है कौन? सिसरो ने दिया है। ठीक है, अब आइए आगे। आगे है कि भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द का पहला वर्णन कहां मिलता है? तो अर्थशास्त्र मिलता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। छंदोग उपनिषद में भी इतिहास को पंचम वेद कहा जाता है। इतिहास को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। और सबसे जो छंदोग उपनिषद है सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पढ़े हैं। इतना चीज हम पढ़ चुके हैं।
अब आइए आगे देखते हैं कि आखिर आगे क्या है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे अब आइए देखते हैं, आगे पढ़ेंगे इसी में कि छंदोग उपनिषद में आप पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय विधा में इतिहास के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय विधा में इतिहास के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, किस किस चीज को शामिल किया गया है, अंतर्गत शामिल किया गया है, शामिल क्या गया है, किसको किसको शामिल किया गया है। तब देखिए इसके अंतर्गत कई कई चीज को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए किसको शामिल किया जाता है। उसमें क्या जाता था कि जैसे पुरानी कथा होता था, कोई उदाहरण देता था, उसको शामिल किया गया है। तो बहुत से चीजों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो इसमें हो जाएगा क्या, सबसे पहले आता है पुराण। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पुराण के बाद आता है जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। उसके बाद आता है धर्मशास्त्र। उसके बाद आता है उदाहरण। ठीक है, उसके बाद आता है इतिवृत्ति, इतिवृत्ति। तो इत्यादि चीज को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है इतिहास के भारतीय विधा के अंतर्गत। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि इतिहास में, अब है कि इतिहास के अंतर्गत इतना कौटिल्य शामिल किए थे इसमें। अब कहता है कि कौटिल्य जो है वो बताते हैं इतिहास के महत्व के बारे में। कहते हैं कि इतिहास का इतना महत्व है कि राजा को, अगर राजा इतिहास को सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो अपनी अतीत की जानकारी लेगा, अपने पूर्वजों से कुछ अच्छा चीज को सीखेगा। इसीलिए कहते हैं कि कौटिल्य क्या करते हैं, राजा से, यानी कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य राजा से इतिहास सुनने की अपेक्षा करते, क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहता है कि किस व्यक्ति के अनुसार यह बात होता है कि राजा को इतिहास सुनना चाहिए, इतिहास सुनना चाहिए। तो यह किसके अनुसार होगा, ये होगा कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है ये भी जान लीजिए। तो इनको कहा जाता है, कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त उनका बचपन का नाम था चाणक्य। तो ये भी आप याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आइए आगे, कहता है कि जब अब इतिहास को, ठीक है ना, क्या कहता है, इतिहास को जो है सो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है। अब पढ़ेंगे इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, और क्या होगा, सांस्कृतिक
परिवर्तन के सीमांकन के सांस्कृतिक परिवर्तन के सीमांकन के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके किसके आधार पर बांटा गया है? तो ये बांटा गया है, वो जो है सो ये बांट दिया गया है, 3 है। जो कौन कौन है उसमें से? तो उसमें है प्राचीन। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। एक तो है, एक हो जाएगा प्राचीन, उसके बाद होगा मध्यकालीन, और उसके बाद हो जाएगा आधुनिक। क्या होगा साथियों? आधुनिक। आप इसका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, हम उतना ही चीज बताएंगे कि आपको सभी परीक्षा में पीडी निकल जाएगा। अगर आप मेंस के लिए देख रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है खास करके रेलवे, एसएससी और वनडे एग्जाम के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए है। कितना भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसको आइए देखते हैं। ठीक, तो एक पेज ले लेते हैं नया। अब 3 भाग में बांट दिया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ दार्शनिक के बारे में जो इतिहास के बारे में बताए हैं। तो उस दार्शनिक में सबसे पहले आइए हम जेम्स मिल का नाम लेते हैं। किसका नाम लेंगे? जेम्स मिल का। जेम्स मिल। अब देखिए इसके बारे में कहेगा कि ये कहां का था। जेम्स मिल कहां का था? तब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तब हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहां का था? स्कॉटलैंड का था। ठीक है, अब पूछेगा इसी में कि क्या था। आपसे पूछ सकता है कि क्या था। तब आप कहेंगे कि यह एक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। क्या थे? एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। कौन? तो जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल एक किताब लिखे थे, उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनकी एक बुक है, इनका एक किताब है। ठीक है, उस किताब का, इनका एक किताब है, उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यह किताब कब प्रकाशित हुई? तो 1817 में। कोई पूछेगा कब प्रकाशित हुआ, यह किताब कब प्रकाशित हुआ, पूछ सकता है कि ये
कब प्रकाशित हुआ, तो कहेंगे 1817 में हुआ। ये किताब जो है कब प्रकाशित हुआ, तो ये होता है 1817 में प्रकाशित। कब होता है, 1817 एडी में। एडी माने एनो डोमिनी होता है, और इसका मतलब हुआ कि ईसा के बाद, ईसा के जन्म के बाद 1817 एडी या ईस्वी भी कह सकते हैं आप। अब इसमें से पूछ सकता है आपको कि इसमें क्या वर्णन है, इसमें वर्णन क्या है, तो ये वर्णन क्या किए हैं ये देखिए। इसमें क्या वर्णन किए हैं, ये वर्णन किए हैं कि भारतीय इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया। सांप्रदायिकता के आधार पर कहने का मतलब क्या है, यह फूट डालने का काम किया भारतीयों में। क्या किया कि प्राचीन काल को, यानी कि प्राचीन भारत को हिंदू काल कहा, हिंदू काल। उसके बाद देखिए और फिर क्या है, प्राचीन भारत को हिंदू काल कहता है। उसके बाद अब जो है मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल, मुस्लिम काल। और उसके बाद जो है, उसके बाद आधुनिक, आधुनिक भारत को ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल या ईसाई काल में बांट दिया, ईसाई काल में बांटा। ठीक है, तो इतना चीज देखते हैं, फिर से समझ लीजिए कि जेम्स मिल जो थे वो क्या थे। तो जेम्स मिल जो है सो ये एक दार्शनिक थे। कहां के रहने वाले थे, तो स्कॉटलैंड के क्या थे, दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। उनकी किताब है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब का क्या नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और कब प्रकाशित हुआ, तो 1817 ईस्वी में क्या होता है, वो प्रकाशित होता है 1817 में। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें क्या वर्णन है, तो ये भारतीय इतिहास को, काल को 3 भागों में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। और उसके बाद जो है सो प्राचीन भारत को हिंदू काल, और मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल, और आधुनिक भारत को ब्रिटिश काल या कौन सा काल, ईसाई काल में बांट देता है। अब आइए आगे, एक और विद्वान के बारे में पढ़ना है। उसका नाम था बीए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। बीए स्मिथ का आप नाम सुने होंगे, बी ए स्मिथ। ठीक है, बीए स्मिथ जो है ये लिखे हैं किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस किताब का क्या नाम था, उसका नाम था किताब का अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस किताब का नाम था। अब कहेंगे कि यह किताब प्रकाशित कब होता है, यह प्रकाशित जो हुआ साथियों, ये जो है, ये जो है सो किताब जो है सो प्रकाशित जो हुआ
प्रकाशित वो होता है 1904 में। आप कहेंगे इस किताब में क्या वर्णन है, तो इस किताब में वर्णन है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या वर्णन है? प्राचीन भारत का इतिहास का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन है। अब कहेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन है, लेकिन खास क्यों है? खास इसमें इसीलिए है कि इस किताब में जितना भी वर्णन किया गया है उसमें आधा लगभग सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो सिकंदर के, इसमें सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। अब आपको याद होगा कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब होता है? तो 326 ईसा पूर्व में होता है। किस नदी के किनारे युद्ध होता है? तो झेलम नदी के किनारे वितस्ता। ये सब आगे की बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये जो है सो काफी महत्वपूर्ण है। क्या पढ़े? बीए स्मिथ के बारे में पढ़ रहे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है यह किताब जो प्रकाशित हुआ 1904 में, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है सो हम आप पढ़ेंगे आगे। अब जो है सो इतिहास में इतना चीज हम जान गए, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब आइए आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें? तो हम पढ़ेंगे इसमें कि भारत का नामकरण, भारत के नामकरण, भारत का क्षेत्रों का नामकरण। तो भारत का नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का नामकरण या इसके क्षेत्रों का नामकरण, इसके क्षेत्रों का नामकरण। इसको पहले जान लीजिए, आखिर हम क्षेत्रों का नामकरण कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे भारत का नाम देखते हैं, किसी ने हिंदुस्तान कहा, किसी ने इंडिया कहा। तो कभी हम आर्यभट्ट जानते हैं, कभी ब्रह्मावर्त जानते हैं, कभी ब्रह्मऋषि देश जानते हैं, कभी मध्य देश जानते हैं। तो ये सब जो पढ़े हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम अच्छा से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, क्या देखेंगे? इसमें हमको देखना है कि भारत के नामकरण में सबसे पहला जो है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात है, आप ये जानिए कि भारत के इतिहास में नामकरण में आप देखते हैं कि शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, और भारतीय संस्कृति सभ्यता की जननी सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, जो सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि भारत में से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब नदी जो है इसी क्षेत्र में ये विकसित हुआ, बढ़ा। उसके बाद कहते हैं उसी क्षेत्र में आर्यों का जब आगमन होता है तो आर्य लोग भी उसी क्षेत्र से अपनी संस्कृति सभ्यता की शुरुआत करते हैं। तो भारत में जैसे ही आर्य लोग क्या किए, अपनी संस्कृति सभ्यता की जो शुरुआत करता है आर्य, तो उसी में से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे कैसे नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक जो बुक है उसका नाम है कौन सा? मनु स्मृति। उसका नाम काफी विवादित पुस्तक है, उसका नाम है मनु स्मृति। पूछेगा कि मनु स्मृति में खास करके किसके लिए ज्यादा फेमस है? यह जो पुस्तक है यह सामाजिक व्यवस्था के लिए ज्यादा फेमस है। इसमें क्या वर्णन है? सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, मनु स्मृति के लेखक मनु को माना जाता है। ऐसे यह कहता है कि ये जो सुंग काल की किताब है, किस काल की किताब है? सुंग काल की किताब है। मनु स्मृति में बताया गया है कि जब आर्य लोग जैसे उधर से आए,
सिंधु को पार किए। पार करने के बाद जब सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच, ठीक है, देखेंगे हम कि इस दोनों नदी के बीच में जब बनता है तब देखिए, तो जैसे इसमें कहा गया उस व्यवस्था में वर्णन किया गया है। पूछेगा ब्रह्मावर्त ये सब नाम दिया गया, किस किताब में दिया गया है, तो मनु स्मृति में दिया गया है। क्या क्या दिया गया है ये जान लीजिए। उसमें नाम दिया गया है ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। उसके बाद उसमें नाम है, आगे ब्रह्मावर्त के बाद है ब्रह्मर्षि देश। उसके बाद है मध्य देश। उसके बाद है आर्यावर्त। क्या नाम है उसमें, आर्यावर्त नाम है, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यावर्त नाम दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है, तो मनु स्मृति में दिया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे, मनु स्मृति में दिया हुआ है। अब क्या क्या दिया हुआ है इसको हम आगे अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, ब्रह्मावर्त के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्या है ब्रह्मावर्त। ये जो है ब्रह्मावर्त जो है यह किस नदी के बीच का है, सरस्वती और दृष्टि नदी। कौन सी नदी है, वो है सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच बीच का भाग। यानी कि ब्रह्मावर्त जब आर्य लोग सरस्वती नदी और दृष्टि नदी के बीच बसे थे तो उसका नाम क्या पड़ा था, उसका नाम पड़ा ब्रह्मावर्त। तो मान लीजिए जैसे देखते हैं कि पहले हम इसको बार बार करते रहेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये जब नदी आगे बढ़ा तो ये कि दो नदी देखिए, ये सरस्वती है और ये दृष्टि नदी है। तो ये जो भाग देख रहे हैं इस भाग को क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये दो नदी है, ये नदी कौन सा है, ऐसे अगर लिखना होगा आपको समझना है तो ये एक नदी है, इस नदी का नाम है सरस्वती। क्या नाम है, इस नदी का नाम है सरस्वती। और इस ये जो नदी है इसका नाम है दृष्टि, ठीक है। ये दोनों नदी का बीच का भाग क्या कहलाया, ब्रह्मावर्त कहलाया, ठीक है। अब आइए आगे, आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मावर्त पढ़ लिए। अब आएगा ब्रह्म ऋषि। क्या आएगा, ब्रह्मर्षि देश। ये जो देश है जब आर्य लोग पुनः पूरब की ओर बढ़े, ठीक है, तो एक नदी था, यानी कि गंगा और यमुना, यमुना के बीच का भाग। यानी कि जब ब्रह्मावर्त से आगे बढ़ते हैं तब कौन सा बनता है जी, तब बनता है कौन सा, ब्रह्म ऋषि देश। तो आप जान लीजिए कि मान ये जो है सो अगर ऊपर से आएंगे तो भारत का
ये भारत का मान लीजिए नक्शा है। तो गंगा नदी यहां से आ रही है, ठीक, आ रही, तो ये हो गया गंगा नदी। और ये जो नदी है, ये नदी जो है तो क्या है, यमुना है। तो एक नदी का नाम दीजिए गंगा। किस किस नदी का, इस नदी का नाम, ये हो गया गंगा। और ये जो नदी है इसका नाम है यमुना, ठीक है। और ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश, इसमें जब आर्य लोग बसते हैं तो इसका क्या नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है ब्रह्म ऋषि देश। इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। तो आप जान गए ब्रह्म ऋषि किसको कहा गया, गंगा और यमुना के बीच का भाग को। अब देखते हैं आगे, आगे फिर क्या है इसको देखिए। आगे है अब मध्य देश। क्या क्या नाम है, मध्य देश, मध्य देश। तो आपसे पूछेगा मध्य देश किसको कहा गया, तो मध्य देश कहा जाता है यानी कि हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच, यानी कि जब हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का भाग, यानी कि जब आर्य लोग संपूर्ण हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच भाग में फैल गए, तब उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया मध्य देश, ठीक है। मध्य देश किसको कहा गया, मान लीजिए कि ये जो है ये है हिमालय श्रृंखला, ठीक, हिमालय की 3 श्रृंखला। और ये जो ये क्या है, ये है विंध्य पर्वत, ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत, आप ये देख रहे हैं ये विंध्य पर्वत है। तो इसके बीच में जब वो फैल गए, कौन, इसके क्षेत्र में जब आर्य लोग आकर बस गए तो इसको कहा गया मध्य देश। याद रखिए मध्य किसके किसके मध्य है, तो ऊपर में हो जाएगा हिमालय, ये क्या है, हिमालय, ठीक है। और इधर कौन हो जाएगा, विंध्य पर्वत। इस दोनों के बीच का जो भाग है उसको क्या कहा गया, इस क्षेत्र को, इसको कहा गया मध्य देश। क्या कहा गया, मध्य देश इसको कहा गया, ठीक है। अब आइए आगे, मध्य देश आप पढ़ लिए। अब पढ़ना है हमको आर्यवर्त, आर्यावर्त पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आर्यावर्त। आर्यावर्त किसको कहा गया, तो आर्यावर्त कहा गया कि जब क्या कहते हैं, जो आर्य लोग यानी कि पूरा, अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एक तरह समझिए, इसको मैप पर अगर समझना हो आपको, इधर हो गया हिमालय, इधर हो गया विंध्य, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया अरब सागर। इधर क्या हो जाएगा, अरब सागर, ठीक। अब देखिए कि जब आर्य लोग हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच और अरब सागर से लेकर बंगाल के खाड़ी के बीच जब पूरा क्षेत्र पर फैल गए, तब उसको आर्यावर्त के नाम से जाना गया। यानी कि वैसा जगह जहां पर आर्यावर्त पूरे उत्तर भारत, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर विंध्य तक,
हिमालय उत्तर में है, विंध्य है दक्षिण में, मध्य में पड़ता है इसे बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो इस बीच में जब आर्य लोग बस गए संपूर्ण रूप से, तब उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया आर्यावर्त। इतना नाम जान गए, चलिए आगे। इसको कहने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, इसको हम देखते हैं। आगे है ब्रह्मावर्त, तो जान लीजिए। अब देखिए क्या कहते हैं, कहता है भारत वर्ष कहा जाता है, भारत वर्ष भी कहा जाता है। इसका नाम भारत वर्ष भी है, ठीक है। तो भारत वर्ष क्यों कहा जाता है? कि कहेंगे कि ऋग्वैदिक जन, एक ऋग्वैदिक जन, ऋग्वैदिक जन भरत के नाम के कारण, यानी कि ऋग्वैदिक जन जो कई जन थे, पंच जन जिसको कहते हैं, यदु अनु पुरु तुर्बस, ये सभी जो थे, उसमें एक भरत जन थे। तो भरत जन के निवास करने के कारण क्या कहा जाता था? उसको भारत वर्ष कहा गया। उसके बाद भारत के नाम का चर्चा है, और क्या नाम है? भारत नाम का चर्चा है। तो भारत नाम का चर्चा दो जगह मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो दो जगह मिलता है, इसको आप जान लीजिए। दो जगह कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो भारत है, एक मिलेगा जो अष्टाध्यायी में एक प्रदेश है। अष्टाध्यायी का नाम सुने? अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में, प्रदेश के रूप में, ठीक है। अष्टाध्याय में एक प्रदेश के रूप में किया गया है, अब वायु पुराण में भी किया गया है। कहा किया गया है? वायु पुराण में दुष्यंत दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम के कारण, ठीक है। भारत नाम की चर्चा कहां मिलता है? अष्टाध्यायी, वही अष्टाध्यायी है जो पाणिनि द्वारा लिखित है संस्कृत में, और यह पहला जो है सो व्याकरणिक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें एक प्रदेश के रूप में किया गया है। उसके बाद है वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम के कारण किया गया, ठीक है। उसके बाद है एक और, क्या नाम है, कभी कभी आप सुने होंगे, जम्मू द्वीपे भरत खंडे, जम्मू द्वीपे भरत खंडे। जम्मू द्वीप का भी चर्चा है। किसका चर्चा है साथियों? जम्मू द्वीप का। तो आइए देखते हैं जम्बू द्वीप। अब कहेंगे जम्मू द्वीप क्या है? तो बौद्ध काल में जामुन के पेड़ अधिक थे भारत में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? जम्मू, जम्मू द्वीप। बौद्ध काल में, किस काल में? बौद्ध काल में, ठीक है। जामुन के पेड़ की अधिकता के कारण, इसके कारण जामुन की पेड़ की अधिकता के कारण, देखिए, तो इसको क्या कहा जाता था? जम्मू द्वीप। अब आइए आगे, भारत वर्ष भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत वर्ष भी। भारत वर्ष की चर्चा कहां मिलता है? आप लोग जानते होंगे, भारत वर्ष कहां मिलता है? तो खारबेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में।
खारवेल के खारवेल के हाथी बेल के हाथी गुफा अभिलेख में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में क्या क्या गया है? तो उसमें भारत वर्ष का जिक्र है। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल का वर्णन किया गया है, उसके साथ ही साथ इसमें भारत वर्ष का वर्णन है सबसे पहला, और पहला तिथि रहित अभिलेख है। क्या है? पहला तिथि रहित अभिलेख है। उसके बाद आप सुने होंगे इंडिया भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडिया। इंडिया इंडिया जो है सो यूनानी शब्द इंडोई से निकला है। किस शब्द से निकला है? तो कहेंगे यूनानी शब्द इंडोई से निकला है। इंडोई से निकला है। किससे निकला है साथियों? यूनानी शब्द इंडोई से निकला है। क्या? इंडिया निकला है। ठीक है, अब आइए, इंडोई से निकला है लेकिन इंडिया किसको कहा जाता था? तो इंडिया जो है, सबसे पहले आइए जानते हैं कि रोमवासी ना सिंधु नदी को इंडस बोलता था। तो देखिए कहेंगे कि रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलता था। क्या बोलता था? इंडस। इंडस इंडस बोलता था तथा उसके पूर्व भाग को इंडिया कहा। पूर्व भाग को इंडिया कहा। अब आपको स्पष्ट हो गया कि ये इंडिया जो है सो ये जो शब्द है इसको कहां से आया? तो रोमवासी सिंधु नदी को क्या कहता था? कहता था इंडस। और इंडस के जो पूर्व वाले भाग थे उसको क्या कहा गया? उसको इंडिया कहा गया। क्या कहा गया साथियों? उसको इंडिया कहा गया। अब आइए आगे कि इंडिया के बाद क्या है इसको देखते हैं। उसके बाद है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हिंदुस्तान। ठीक है, तो आप कहीं कहीं देखे होंगे कि अरब लोग कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब नहीं कहा। किसने कहा? तो वो कहा था पारसियों ने। तो कहेंगे पारसियों ने पारसियों ने ठीक है, वो स्व को ह बोलता था। स्व को क्या बोलता था? ह। तो पारसियों ने सिंधु को हिंदू कहता था। सिंधु को हिंदू बोलता था, हिंदू कहता था तथा उसके पूर्व भाग को सिंधु नदी के पूर्व भाग को क्या कहता था? हिंदुस्तान। उसको हिंदुस्तान कहता था। ठीक है,
इसको आप घेर लीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता था, उसको हिंदुस्तान कहा। अब आइए, उस भारत को चीनी ग्रंथ में क्या कहा गया, तो उसको यंतु कहा जाता था, यंतु। तो कहा गया, चीनी ग्रंथों में, चीनी ग्रंथों में क्या कहा जाता था, यंतु कहा जाता था। चीनी ग्रंथों में क्या कहा जाता था, यंतु। ठीक है, चीनी ग्रंथों में क्या कहा जाता था, यंतु कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए आगे, चीनी ग्रंथों में क्या कहा जाता था, यंतु कहा जाता था। तो आप नाम पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े एक बार फिर देख लीजिए आप। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले आप पढ़े ब्रह्मावर्त। जो ब्रह्मावर्त कहां है, सरस्वती और दृष्टिदिति नदी के बीच जब आर्य लोग बस गए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मावर्त। उसके बाद आइए आगे, आगे पढ़ते हैं ब्रह्मषि देश। ये गंगा और यमुना के बीच जब आर्य लोग बस गए तो उसको क्या कहा गया, ब्रह्म ऋषि देश। उसके बाद है मध्य देश, जब हिमालय और विंध्याचल के बीच आर्य लोग बस गए तो उसको क्या कहा गया, मध्य देश। उसके बाद पढ़े आर्यावर्त, जब आर्य लोग पूरा उत्तर भारत में और विंध्य पर्वत के बीच भर गए, यानी कि हिमालय से विंध्य के बीच और अरब सागर से लेकर बंगाल के खाड़ी के बीच आर्य लोग बस गए, तो उसको आर्यावर्त कहा गया। ये चारों नाम कहाँ मिलता है, ये चारों नाम का जो वर्णन किया गया है वो क्या किस में किया गया है, तो मनु स्मृति में किया गया। मनु स्मृति के रचनाकार मनु थे, जिसमें सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया था। ठीक है, यह किस काल की ग्रंथ है, तो शुंग काल की ग्रंथ है। अब आइए आगे, आगे पढ़े भारतवर्ष। भारतवर्ष का जी कहाँ किया गया है, ऋग वैदिक जन जो है सब भारत के कारण भारतवर्ष का नाम है। उसके बाद भारतवर्ष एक और जगह है, वो कहाँ है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत नाम का उल्लेख 2 जगह है। अष्टाध्याय जिसके लेखक पाणिनि है, संस्कृत की यह पाली ग्रंथ है, व्याकरणिक ग्रंथ है। ठीक है, और इस पर जो है सो उसमें किया गया है, वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम के कारण भारत नाम का चर्चा है। जम्मू द्वीप का भी चर्चा किया गया, कहाँ किया गया है, बौद्ध काल में, जब जामुन के पेड़ की अधिकता हो गई तो उसमें उसको जम्मू द्वीप कहा गया। जम्मू द्वीप भरत खंडे के बारे में आप लोग को बहुत चर्चा में रहता है, हर एक भारतीय के जबान पर आता है। उसके बाद भारतवर्ष, खारवेल के बारे में बताया। इंडिया शब्द यूनानी शब्द इंडोई से निकला है। इंडिया जो है रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलता था और उसके पूर्व के भाग को इंडिया कहा जाता था। उसके बाद है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जहाँ है, पारसी लोग जो होता है उस स्व को हो बोलता था, तो वो सिंधु को हिंदू कहता था तथा उसके पूर्व स्थित भाग को क्या कहता था, हिंदुस्तान कहता था। और यंतु, चीनी ग्रंथ में भारत के लिए यंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आइए आगे। अब आगे क्या है, तो भारतीय इतिहास के हम इतना चीज पढ़ लिए, नाम और उसके बाद इतिहास के बारे में, तो इतना देर में ये पढ़े। अब हम एक चीज पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में और उसमें खास करके अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ अभिलेख के बारे में। इतना पढ़ के इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे आगे देखते हैं जो क्या है, इसको देखिए। सबसे पहले कहेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या कहेंगे साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब क्या क्या करेंगे इसमें, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत का मतलब क्या है। इतिहास तो ऐसे ही लिखा नहीं जाएगा। मान लीजिए इतिहास जब लिखा गया आजादी के बाद, तो क्या पता था कि पहले क्या क्या हुआ था। तो लोग क्या करते हैं, इतिहास जो पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, संस्कृति सभ्यता निर्माण किए, मर गए, छोड़ दिए, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आया, दब गया, बाढ़ आया, खत्म हो गया, तो उसके बाद जो अवशेष बचा, तो उसके आधार पर क्या किया गया, इतिहास
का रचना किया गया। तो उस अवशेष में क्या क्या हो सकते हैं? उस अवशेष में साथियों हो सकते हैं क्या? अभिलेख हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होगा स्रोत में। तो स्रोत में होगा अभिलेख, तो वो हो जाएगा अभिलेख। उसके बाद क्या हो सकता है? अभिलेख के बाद हो सकता है सिक्का। सिक्का के आधार पर भी मान लीजिए उस समय राजा था तो क्या करता था? सिक्का वगैरह भी यूज करता था, व्यापार होता छोड़ दिया जाता था। सिक्का पर मोहरे होते हैं तो उस पर क्या करता था? उससे इतिहास लिखा गया। उसके बाद देखते थे हम लोग यूज करते थे, क्या करते थे? मृद भांड का यूज करते, अभी भी करते, पुराने समय में भी होता होगा। मृद भांड क्या होता है? मृद भांड का उपयोग करते थे। ठीक है, तो मृद भांड में मिट्टी का बर्तन, घड़ा जिसको कहते हैं, उसको कहा गया। उसके बाद क्या होगा? अब देखते हैं मोहर भी बहुत बनता था, जैसे सिंधु सभ्यता की काल की बहुत मोहरे हैं, इस पे आधार पर तो मोहरे हो जाएगा, मोहरे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद हो जाएगा स्मारक। स्मारक भी बहुत बने होंगे, तो वो क्या होगा? ये हो जाएगा स्मारक। उसके बाद और क्या होगा जी? तो वो चित्र भी बनाते होंगे, चित्रकारी बहुत जगह से मिला है, तो क्या हो जाएगा? मूर्ति कला। क्या हो जाएगा? मूर्ति कला। और इसी में ऐड कर लीजिए एक चित्रकला। मूर्ति कला और चित्रकला हो गया इतना। उसके बाद देखिए, और ये तो हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। ये कौन सा हो गया? इस सब को मिला देंगे तो ये इसको कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। ये क्या हो गया? पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। ठीक है, अब जो है सो आएंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बाद साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत कहेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आएगा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि कहेंगे इसमें क्या कहेंगे? इसको देखिए, वो हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य कहने का मतलब है वेद, उपनिषद, अरण्यक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ब्राह्मणेतर साहित्य, नेतर साहित्य कहिए या ग्रंथ कहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण, कि विदेशी यात्री आया तो भी ना लिखा जे, किताब लिखा होगा, हम गए थे, ऐसे ऐसे रहा, वहां देखे थे कि मारपीट लोग कर रहा था। एक बार लिखता है हुएनसांग, क्या लिखता है कि वो कहता है हुएनसांग, जो भारत में जो था एकदम शांति का वातावरण था, और उसी पर एक बार चोर डाकू मिलके क्या किया, सब उसका सर सामान छीन लिया। कार्य कहां से है? देखने कहा अच्छा चीन का है, बस उसको पकड़ के बहुत सामान छीन लिया, लेकिन उसका जान नहीं मारा था तो वो बच गया। तो ये है इसके साहित्य के बारे में हम देख लिए अब इतना। अब आइए आगे क्या क्या है, कहेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है और इसके आधार पर क्या किया गया है? इतिहास जो है सो लिखा गया है। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे? सबसे पहले हम अभिलेख को पढ़ेंगे, इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे, और यही पढ़ते हुए क्या होगा, ये आपका सबका अलग अलग टॉपिक है और स्रोत के बारे में, और इसी के बाद क्या होगा, जो सब का सब समाप्त हो जाएगा। इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, और आज हम सबसे पहले इसमें अभिलेख की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं। अभिलेख आखिर होता क्या है ये जान लीजिए। अभिलेख है स्तंभ लिखा हुआ है किसी चीज पर, तो क्या है अभिलेख ये देखिए।
अभिलेख। यह किसी भी चीज पर लिखा हुआ हो सकता था, किसी भी चीज पर लिखा हुआ हो सकता था। किसी भी वस्तु पर लिखा हुआ। ठीक है, अब कहेंगे कि वह हो क्या सकता था। लिखा हुआ तो किसी पर हो सकता है, लेकिन किस पर लिखा हुआ हो सकता था, ये आइए देखते हैं। ये कहां कहां पर लिखा हुआ हो सकता है। ये हो सकता था पाषाण शिला पर, यानी कि पत्थर की शिला पर। उसके बाद कहां हो सकता था, अंदाजा लगाइए। अब देखते हैं कभी कभी मूर्ति पर भी लिखा होता है, स्तंभ पर भी लिखा होता है, तो कहेंगे स्तंभ पर। उसके बाद और कहां हो सकता है, तो हो सकता है मूर्ति पर। उसके बाद और कहां हो सकता है, मूर्ति पर, ताम्रपत्र पर हो सकता है। कहां हो सकता है, ताम्रपत्र पर। और कहां हो सकता है, ताम्रपत्र के अलावे, तो ताम्रपत्र के अलावा हो सकता है यह दीवार पर लिखा हुआ हो सकता है, सिक्का पर हो सकता है। ठीक है, कहां हो सकता है, सिक्का पर लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद कहां हो सकता है, दीवार पर हो सकता है, दीवारों पे, दीवारों पे। ठीक है, दीवार एक मूवी भी है। और उसके बाद क्या है, दीवारों पर हो सकता है। अब क्या है देखिए, पसंद इतना चीज पर ये लिखा हुआ मिल सकता है, और भी चीज हो सकते हैं, मृत भांड पर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने समय में किस किस चीज पर लिखा हुआ हो सकता था, तो इसमें यह लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब आइए, जब शिला अभिलेख की चर्चा करते हैं तो आपको एक चीज याद आना चाहिए, वो क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय, क्या कहेंगे, वो चीज होगा कि भारतीय, आगे देखिए, आगे पेज में देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि भारतीय, भारतीय पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो इसी के अधीन सब काम होता होगा। अब सोचिए, इसका बजट जो होता है ना, सो बहुत होता है, कई लाखों में, 110 मिलियन का बजट है इस बार 2023-24 में। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, कहेंगे इसकी स्थापना कब होता है। स्थापना, स्थापना होता है 1861 ईस्वी में। कब होता है साथियों, 1861 ईस्वी में। कहेंगे इसके जनक और क्या कहते हैं, पहले महानिदेशक कौन थे, इसके पहले महानिदेशक कौन थे, तो थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इसके जो थे पहले महानिदेशक और जनक भी थे। उसके बाद कहेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ साथियों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई
दिल्ली में, नई दिल्ली मुख्यालय है। अब आइए आगे देखते हैं। अभिलेख के बारे में तो पढ़े, इसको देख लिए। अब अभिलेख का क्या महत्व है ये देखिए। इसका जो महत्व है क्या, ये हम देखते हैं अभिलेख का। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक होता है। क्या है इसका महत्व? साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक होता है। क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि मान लीजिए साहित्य अगर लिखा है तो हो सकता है उस समय राजा के दरबार में रहता होगा तो चढ़ा बढ़ा कर लिख देता होगा। ठीक है, यानी कि राजा मान लीजिए सब चीज खाना पीना देगा तो कहेगा ना बहुत से चढ़ा कर लिख देना, या उसके बाद में भी लिखा हुआ जा सकता है। लेकिन अभिलेख में क्या है, बदला तो नहीं गया होगा, क्योंकि या तो उसको तोड़ कर नष्ट नहीं किया गया होगा। इसमें बदलाव की कोई जगह नहीं होती है, तो इसीलिए क्या होता है, इसका काफी महत्व होता है उसमें। ठीक है, अब आइए आगे। आगे क्या है इसी में, आगे देखते हैं। अब जो है एक है, और देखिए एक बुक का नाम है, उसका नाम है कार्पस। क्या नाम है? कार्पस इंस्क्रिप्शन। कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम। इंडिकेरम इंडिकेरम, ये जो किताब जो है सो अलेक्जेंडर साहब ने क्या करवाए थे, इसका पब्लिश करवाए थे इसको। ठीक है, इसका क्या नाम है? कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम। और ये किताब जो है सो हुआ था कब प्रकाशित? 1879 को। ठीक है, किसने कराया? तो कनिंघम साहब ने कराए थे। कौन कराए थे? कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल का शिलालेख को कालक्रम के अनुसार वर्णन किया गया है। अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं 3 शिलालेख का वर्णन। क्या वर्णन है? तो वर्णन है इसमें मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और कौन काल है? गुप्त काल। और कौन काल है? गुप्त काल। तो उसका क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। काल के, गुप्त काल के काल कर्मानुसार अभिलेख, अभिलेख का वर्णन है उसमें। किसका वर्णन है? अभिलेख का उसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, उसका क्या नाम है? इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, जो 1879 में प्रकाशित हुआ। किसके संयोजन से? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के। इसमें क्या वर्णन है? तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के काल कर्मानुसार अभिलेख का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब आइए आगे। अब आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? सबसे प्राचीन अगर अभिलेख पूछे तो आपको कहेंगे क्या? सबसे प्राचीन अभिलेख, तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन हो जाएगा?
हड़प्पा का अभिलेख। अब देखिए, सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा का अभिलेख है। कौन सा है? हड़प्पा का अभिलेख। लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं, हड़प्पा का अभिलेख तो है लेकिन हड़प्पा का लिपि पढ़ा नहीं गया है। तो अगर पूछेगा कि पढ़ा गया सबसे प्राचीन अभिलेख, तब क्या कहेंगे? अशोक का अभिलेख। फिर पूछ सकता है कि पढ़ा गया सबसे प्राचीन प्राचीन अभिलेख। तो सबसे जो पढ़ा गया सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है अशोक का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? उसको कहेंगे अशोक अशोक का अभिलेख। अब अशोक का अभिलेख जो है वो सबसे प्राचीन क्या है? पढ़ा गया है। पढ़ा गया है, कौन पढ़ा था? तो ये भी पूछ सकता है। तो पढ़ा कौन, ऐसे पूछेगा, पढ़ा कौन? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप का नाम सुने होंगे आप। इसका जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो थे क्या कहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर रहे थे, तो वही पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे पूछेगा, कब? काफी महत्वपूर्ण है, 1837 में, ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा कि अभिलेख पढ़े जेम्स प्रिंसेप, किस भाषा में वो था? तो ब्राह्मणी लिपि में। तो पूछेगा कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। एक और पढ़ लीजिए, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था साथियों? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। इसको किस पर पढ़ा था? तो ये पढ़ दिया। अब इसको बात कहिए, कहेगा भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक भी ये थे। पूछेगा आपसे कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक, ये भी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कौन हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। इतना चीज आपको याद रखना क्या है कि सबसे प्राचीन अभिलेख तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा कालीन। पढ़ा गया अभिलेख तो हो जाएगा अशोक का अभिलेख। कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837 में। ब्राह्मणी लिपि पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। और भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? तो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अब आइए आगे। अब जो है सो एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे कि आर्यों के आगमन संबंधित अभिलेख। इतना जो पढ़ लिए, अब आइए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्यों के आगमन संबंधित अभिलेख। आर्यों के आगमन आगमन संबंधित हो जाएगा।
संबंधित अभिलेख। अब क्या होगा, इसको देखिए। अभिलेख में आर्यों के आगमन संबंधित अभिलेख में हम पढ़ेंगे कौन सा अभिलेख है वो, तो है बोगाज कोई का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, बोगाज कोई का अभिलेख। ठीक है, बोगाज कोई का अभिलेख है। क्या है अभिलेख बोगाज कोई का अभिलेख, तो ये सबसे पहले देखेंगे कितना बीसी पुराना है। ये जो है 1400 बीसी पुराना, 1400 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर है, तो एशिया माइनर में। अगर कहां कहे तो क्या हो जाएगा, एशिया माइनर। एशिया माइनर वर्तमान में कहां है पता है, वर्तमान में तुर्की में है। कहां है, तुर्की में। ठीक है, तुर्की का अभी वर्तमान समय में नाम है तुर्कीये। क्या नाम है, तुर्कीये। तुर्कीये नाम है। ठीक, वर्तमान समय में। अब आइए इस अभिलेख का क्यों महत्व है ये जान लीजिए। ये बताता है कि आर्य लोग आए थे यूरोप से। ठीक है, इसमें देवता का, 4 देवता का वर्णन है। किसका वर्णन है, देवता का। ठीक है, देखिए देवता का वर्णन है, कौन कौन देवता है। इसमें पहला देवता है, उनका नाम है इंद्र। क्या नाम है, इंद्र नाम है। दूसरा देवता है, उनका नाम है मित्र। क्या नाम है, तो इंद्र के मित्र। ठीक है, कौन है, इंद्र के मित्र है वरुण। कौन है जी, इंद्र का मित्र है वरुण। अब वरुण ने सब चीज क्या कर दिया, तो ये जाकर सबको नस्तो नाबूद कर दिया। तो नाश, क्या नाम है उसका, नासत्त। ना सत्य। ठीक है, तो ये 4 देवता का वर्णन किया गया है इसमें। इंद्र के मित्र वरुण है, जो आंधी तूफान लाकर क्या करता है, ना सत्य कर दिया। क्या कर दिया, ना सत्य कर दिया, सबको ना नस्तो नाबूद कर दिया। तो ये आर्यों के संबंधित अभिलेख है, जिसका नाम है बोगज कोई का अभिलेख। कहाँ है, एशिया माइनर में। वर्तमान कहाँ है, तुर्की में। तुर्की का वर्तमान नाम क्या है, तुर्कीये है। उसके बाद कौन देवता है, इंद्र मित्र वरुण और नासत्त। क्या नाम है, इंद्र मित्र वरुण और नासत्त नाम है। अब आइए आगे, आगे क्या पढ़ना है हमको, ये पढ़ेंगे। अब तो इतना चीज पढ़ लिए, अब हमको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है इसमें कि हम देखते हैं कि पुरातत्व का उत्खनन की विधि, पुरातत्व जो है उसका उत्खनन की विधि क्या है। पुरातत्व के उत्खनन उत्खनन के विधि। उत्खनन का क्या हो जाएगा, विधि जो है सो क्या है। उत्खनन के विधि क्या है, तो उत्खनन 2 विधि से होता है। एक होता है लंबवत, और क्या होता है, आइए देखते हैं। एक होता है लंबवत, लंबवत। दूसरा होता है क्षैतिज।
क्या होता है? क्षैतिज। क्षैतिज मैंने समझते हैं क्या होता है? लंबवत मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक खेत है, हम गड्ढा कर करके नीचे तक खोदेंगे तो इसको हुआ लंबवत। अब मान लीजिए ये खेत है और इस खेत को हम पूरा खोदते जाएंगे इधर मैंने सतह सतह, तो उसको कहते हैं क्षैतिज। आप समझ गए? अब आइए आगे, तो देखिए लंबवत खोदेंगे तो क्या होगा? पहले ऊपर का मिट्टी हटाएंगे, या मान लीजिए ये एक गड्ढा है, ठीक, और बाढ़ आया तो ये भरते जा रहा है, नीचे से भर दिया, फिर अगले साल बाढ़ आया, फिर दूसरा मिट्टी ला दिया, फिर उसके अगले साल बाढ़ आया तो तीसरा मिट्टी ला दिया, फिर उसके अगले साल बाढ़ आया तो और मिट्टी आ गया, फिर उसके अगले साल बाढ़ आया तो क्या हुआ साथियों? दूसरा मिट्टी चला आया, फिर उसके अगले साल बाढ़ आता है तो ऊपर से नया मिट्टी आ जाता है। अब समझिए कहने का मतलब क्या है मेरा, ऊपर वाला जितना भी सबसे ऊपर का भाग रहेगा तो वो सबसे क्या होगा? नया रहेगा सर्वाधिक। उसके नीचे जैसे जैसे क्रमशः बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? पुराना आते जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे? सब से इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जमाव का स्तर। क्या पता चलता है? जमाव का स्तर पता चलता है। ठीक है, कई स्तरों में बटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो कालक्रम का पता चलता है। कालक्रम का पता चलता है। उसके बाद क्या होता है? देखिए कालक्रम के बाद, ठीक है, ऊपरी जमाव सर्वाधिक क्या होता है? ऊपरी जमाव जो है सो सर्वाधिक नया होता है। नया होता है, ठीक है। जैसे ऊपरी जमाव सर्वाधिक नया होगा तो फिर नीचे जाएंगे तो नीचे क्रमशः जाने पर क्या होता है? नीचे जाएंगे क्रमशः तो पुराना हो जाएगा। नीचे क्रमशः पुराना होता है। नीचे क्रमशः क्या हो जाएगा साथियों? पुराना हो जाएगा। नीचे नीचे जो होगा वो क्या होगा? पुराना होगा। अब देखिए नीचे जो है सो जाएंगे तो पुराना हो जाएगा। उसके बाद काल निर्धारण में तो सहायक होता ही है। इसको व्हीलर ने संस्कृति काल मापन कहा। इसे व्हीलर साहब ने, जिसका नाम पूरा था मर्टिमर व्हीलर, व्हीलर ने क्या कहा? संस्कृति काल मापन। इसको व्हीलर ने संस्कृति काल मापन कहा। ठीक है, और इसको रेल की समय सारणी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेल इसे रेल की समय सारणी कहा जाता है। इसको कहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर लिखते हैं। इसे रेल समय सारणी कहा जाता है। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसको रेल का क्या कहा जाता है? समय सारणी कहा जाता है। ठीक है, अब क्षैतिज में जो है, इससे देखिए, इससे क्षेत्र का पता चलता है, विस्तार का पता चलता है।
किसका पता चलता है? विस्तार का पता चलता है। इसकी खुदाई करना ज्यादा महंगा होता है। इसकी खुदाई करना क्या होगा? खुदाई ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, और इसे रेलगाड़ी की संज्ञा दिया गया है। रेलगाड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेलगाड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको रेलगाड़ी कहा जाता है। तो इतना चीज जान लीजिए, इसको क्या कहा जाता है? रेलगाड़ी कहा जाता है। अब जो है सो इसमें आगे जो है इसको क्या कहा जाता है? रेल गाड़ी कहा जाता है। अब जो है सो नेक्स्ट